सीटेट, यूपीटेट और डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर टीचिंग मेथोलॉजी आ रही है तो डियर ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है प्याजे की थ्योरी, जिससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिलता है। टीचिंग मतलब प्याजे, प्याजे को नहीं छोड़ सकते, वाइगोत्स्की को नहीं छोड़ सकते, जितने भी हमारे ये साइकोलॉजिस्ट हैं इनको नहीं छोड़ सकते डियर। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, क्वेश्चंस भी देखेंगे किस टाइप के आते हैं। एक बार फटाफट हम यहाँ पर प्याजे की थ्योरी को समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, क्या था थ्योरी में और कितनी स्टेजेस थी, कितना विकास कौन से स्टेजेस में होता है, सारी चीजों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंपल भाषा में जैसे हम समझते हैं। हम शुरू करते हैं, करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्याजे ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, किस बारे में ये थ्योरी थी, क्या क्या स्टेजेस थी, कौन सी स्टेज में कितना विकास होता है, हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या है एक ही बारे में पूरे प्याजे को समाप्त कर देंगे, हर एक चीज को। डियर यहाँ पर शुरू करते हैं आप। ओके आपको दिख रहा है टॉपिक यहाँ पर कोग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं डियर, कोग्निटिव होता है मस्तिष्क का विकास। जिस भी चीज में मस्तिष्क का यूज हो रहा है उसको कोग्निटिव कहा जा सकता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थ्योरीज दी थी। जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरीज दी थी, जो हमारे हैं कौन, प्याजे साहब हैं। ओके, उसके बाद हम वाइगोत्स्की को भी करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन आज हम समझेंगे कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में प्याजे के विचार क्या थे, कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक है, जो मस्तिष्क का विकास है, वो किस तरीके से होता है। देर शुरू करते हैं, एक बार बेसिक यहां समझ लेते हैं। आपको दिख रहा है अच्छे से यहाँ पर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये जीन प्याजे के द्वारा दी गई थी। कब? 1970 में दी थी। जीन प्याजे ने क्या कहा था डियर, इन्होंने ना अपने खुद के 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोची थी कि जरा मैं पता तो करूं बच्चे का जो दिमाग का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो कहां से शुरू करें? उन्होंने अपने ही तीनों बच्चों को यहां ले लिया कि अलग अलग साइज के बच्चे, मैं देखता हूं किसका कितना डेवलपमेंट कौन से स्टेज में कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, समटाइम क्या है, उन्होंने यहां पर आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी थी बच्चों के सामने कि वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे देखने के लिए। ओके, कि छोटा बच्चा है तो कैसा बिहेव करेगा, बड़ा है तो कैसा बिहेव करेगा, इससे वो पूरा एनालाइज कर रहे थे। ओके, तो लिखा भी बिल्कुल, जीन प्याजे हैज स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ 3 चाइल्ड विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपने ही 3 बच्चों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सम टाइम क्या है, उन्होंने आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स को यहां पर बच्चे के सामने रखा था एनालाइज करने के लिए। इसके बाद आता है, उसके बाद ही जब उन्होंने अपना एनालाइज कर लिया ना तीनों बच्चों को, उसके बाद ही इन्होंने अपनी थ्योरीज पर यहां पर क्या क्या उन्होंने एनालाइज किया, सारी चीजें बताई गई है थ्योरी के अंदर, तभी उन्होंने बताया। पहले ऑब्जर्व किया खुद के बच्चों पे। He has presented his theory on the basis of children's response after observation। अपने खुद के बच्चों को ऑब्जर्व किया कि क्या उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, उसी के आधार पर इन्होंने पूरी ये थ्योरी दी थी। ठीक है, शुरू करें। हाँ चलो, फिर यहां आपको दिखेगा डेर, शुरू करने से पहले यहां पर देखो बिल्कुल बेसिक जब भी आप शुरू करोगे तो यहां पर हमारे जो प्याजे साहब ने जब ऑब्जर्व कर लिया ना अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ कितना कितना यहां पर मस्तिष्क का विकास हो गया संज्ञानात्मक, तो यहां पर उन्होंने कुछ यहां पॉइंट्स बताए थे कि ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें ये चीज फील हुई, ये चीज बताई। पहला, बच्चे इन्होंने क्या कहा कि प्याजे के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बच्चे की, वो क्या है, वो ग्रेट रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। बायोलॉजिकली मतलब आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आपका जो जीन्स के अंदर, लाइक आपके फादर बहुत इंटेलिजेंट है, दादा बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप भी इंटेलिजेंट होगे। दादा पढ़ लिख कर बड़े ऑफिसर बने हैं, पिता भी पढ़ लिख कर क्या है अच्छे ऑफिसर बने हैं, तो चांस है कि आप भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बन सकते हो, क्योंकि एक जो जीन्स है वो चलता आ रहा है, क्योंकि जो बुद्धि है मतलब वो चलती आ रही है कि सब। लेकिन एक और एग्जाम्पल से समझे कि कोई दादा है अनपढ़ है, उनका क्या है समझन शक्ति भी स्लो है, फिर फादर है वो भी स्लो है, ऐसा ही चांस हो सकते हैं कि आपके अंदर भी वो आए कि क्या है जीन्स ऐसा है कि आप भी स्लो लर्नर हो सकते हो। तो यहां पर प्याजे ने बस यही कहा है कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के क्या है ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व करने के बाद ये बताई, यहां पर सोशल टीचिंग की कोई नीड नहीं है। इन्होंने क्या कहा, सोशल टीचिंग की कोई नीड नहीं है, बच्चा अपने आप लर्न कर लेगा। ठीक है, उसको सोशलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम वाइगोत्स्की को देखेंगे ना, इन्होंने सोशल लर्निंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। जब हम कल चैप्टर में पढ़ेंगे डियर, बहुत अच्छे से दोनों को कंपेयर भी करेंगे, लेकिन आज प्याजे समझ लो, इन्होंने कहा है कि नो नीड ऑफ सोशल लर्निंग, कोई भी सोशलाइजेशन की नीड नहीं है, बच्चा खुद सीख लेगा, जरूरत नहीं है उनको कि इंटरेक्ट करवाओ। फिर इन्होंने क्या कहा ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि एट फर्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस, और उसके बाद लर्निंग करेंगे। यहां पर प्याजे ने कहा कि पहले बच्चे का क्या है डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही बच्चा लर्न कर पाएगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चा लर्न करेगा, लर्न करने के बाद ही उसका डेवलपमेंट होगा। दोनों बहुत ही सेपरेट है, बहुत अपोजिट रहे हमेशा अपना। ठीक है, तो प्याजे ने क्या कहा, सबसे पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, तभी बच्चा क्या है लर्न कर पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक और चीज देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डीएसएसबी में एग्जैक्ट लाइन टू लाइन पूछा भी गया है, और ये सीटेट के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है, और यूपीटेट सभी कोई भी देखो, प्याजे टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है मैंडेटरी है, करना ही करना है। तो यहां पर लास्ट चीज जो इन्होंने बोली थ्योरी शुरू होने से पहले ही, कि अकॉर्डिंग टू प्याजे क्या है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ,
क्या इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस। जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है ना और बच्चा मैच्योर होता जाता है, फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा, उसको कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना तो उसको बहुत मैच्योरिटी होने लग जाती है। पहले बच्चा मैच्योर नहीं होता, उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी साथ में वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा, तो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस जब एक साथ मिल जाते हैं तो बच्चा क्या है, इन्हीं दोनों चीजों के इंटरेक्शन से बच्चे का क्या है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये प्याजे ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि बच्चे की मैच्योरिटी प्लस बच्चे ने जैसा जैसा एक्सपीरियंस क्या होता है, इन दोनों का अगर इंटरेक्शन करवा देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लियर है। ये इन्होंने अपनी थ्योरी यहां पर शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताए थे अपने बच्चों को यहां पर ऑब्जर्व करने के बाद। देन अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि हर एक थ्योरी हम पढ़ेंगे ना, जैसे आज हमने प्याजे पढ़ लिया, कल वाइगोत्स्की पढ़ लिया, देन इन्होंने ना अपनी थ्योरी में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स को यहां पर यूज किया था। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स लाइक जैसे हम इसमें प्याजे में देखेंगे तो अब लाइक आपका देखो पहला आता है, कुछ कुछ टर्म्स इन्होंने अपनी थ्योरी में यूज किया था। सबसे पहले आता है हमारा जीन प्याजे ने जो टर्म यूज किया था वो था मेंटल स्कीमा, या फिर इसको मेंटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। मेंटल स्कीमा और मेंटल स्ट्रक्चर सेम ही है। ये देखो क्या होता है ना, मेंटल मतलब मेंटल स्ट्रक्चर, जो आपका दिमाग, आपने बर्थ लिया, बर्थ के बाद आपने धीरे 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 चीजों को देखना परखना और उसको दिमाग में उतारना शुरू कर दिया। जो हमारे दिमाग की अवधारणा होती है ना, चीजों को देखकर हम उसको अवधारणा बना लेते हैं कि ठीक है ये डॉग है, इसके 4 पैर है, तो ये हमने अपने दिमाग में अवधारणा बना ली कि ओके डॉग बोल रहा है तो 4 पैर होगी, एक टेल होगी, ये आकृति होगी, तो ये हमने सोच लिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, जो क्या है सभी व्यक्तियों का अपना अलग होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखो, वट एवर द इंडिविजिबल सी अंडरस्टैंड लर्न जस्ट आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद बच्चा जो भी देखता है, समझता है, महसूस करता है, सभी कुछ क्या है उसको लर्न करता है जन्म के पश्चात। ये क्या है, डेवलपमेंट करता है मेंटल स्ट्रक्चर हर एक इंडिविजिबल का, और ये अच्छा भी हो सकता है अलग और गंदा भी हो सकता है। लाइक किसी के लिए कुछ अच्छा रहा होगा तो उसका मेंटल स्ट्रक्चर उसके प्रति पॉजिटिव है, कोई बच्चे का एक्सपीरियंस गंदे रहे होंगे, नेगेटिव रहे होंगे, तो उसका जो मेंटल स्ट्रक्चर उसके प्रति नेगेटिव रहा होगा। तो ये क्या है, इंडिविजिबल टू इंडिविजिबल वेरी करता है। ओके, तो यहां पर लिखा भी है वट एवर द इंडिविजिबल सी अंडरस्टैंड एंड लर्न जस्ट आफ्टर द बर्थ दिस मैटर्स डेवलप द मेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन इंडिविजिबल। किसी इंडिविजिबल का मेंटल स्ट्रक्चर ऐसे ही विकास करता है, जो वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, लर्न कर रहा है चीजों को और उसको अपने दिमाग में अवधारणा बना लेता है, तो वो हमारा मेंटल स्कीमा या मेंटल स्ट्रक्चर बोला जाता है, और हर व्यक्ति का अलग होता है डियर। ठीक है, एवरी इंडिविजिबल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, सभी का मेंटल स्ट्रक्चर अलग है। कोई व्यक्ति है, मुझे पसंद है, इसको पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे प्रति उसका व्यवहार अच्छा है, उसके प्रति उसका व्यवहार उसको बुरा लगता है, तो उसके लिए वो नेगेटिव है, मेरे लिए वो पॉजिटिव है। डियर ये क्या है, इंडिविजिबल टू इंडिविजिबल वरी करता है। ठीक है, अब ये क्या है, अब वो मेरे साथ अच्छा था तो मेरे को वो अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी के लिए वो बुरा था। डियर कुछ टाइम के बाद लाइक एक इसको एग्जांपल के समझते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही मैंने समझा भी रखा पहले भी, मेरी एक फ्रेंड है, उसको एक लड़की पसंद नहीं है, तो वो मुझे बार बार बोल रही है कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उसका नेचर ऐसा है, ऐसा है। तो डियर मेरे माइंड में भी उसके प्रति एक अवधारणा बन जाएगी कि वो लड़की बेकार ही होगी। उसको नेगेटिव लग रही है तो मुझे बता के वो मेरे माइंड में भी ये हो गया कि वो बुरी लड़की है। लेकिन अब क्या है, ये अवधारणा को बदला जा सकता है, क्योंकि ये वेरी करता है, उसके लिए नेगेटिव है वो। जब मैंने उसको देखा, मुझे भी लगा ये बुरी लड़की है, लेकिन जब मैंने उससे बातचीत करी, वो मेरी फ्रेंड बनी, हम एक साथ रहे, जान पहचान हुई, पता चला कि वो इतनी बुरी नहीं है, तो डियर मेरी अवधारणा झट से बदल गई। तो ये जो आपका मेंटल स्ट्रक्चर है ना, इसको बदला जा सकता है। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर और इट इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। टाइम और सिचुएशन के आधार पर ये बदल सकती है। जैसे पहला समय था, मेरी फ्रेंड बता रही है वो बुरी है, लेकिन जब वो समय मेरे पास आया कि मैं उससे फ्रेंडशिप करी, बात की, तो मुझे पता चला वो बुरी नहीं है, तो मेरा जो मेंटल स्ट्रक्चर था वो परिवर्तित हो गया। ओके, तो यही चीज है। इट मे बी कंसीडर एज प्रीवियस नॉलेज, इसको आप प्रीवियस नॉलेज भी कह सकते हो। जो आपका पहले का ज्ञान है, जो मेरे पास था कि उसने बताया वो बुरी है, तो ये मेरा प्रीवियस नॉलेज था, लेकिन जब मैंने बातचीत करी मुझे पता चला वो बुरी नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हो गया। प्रीवियस नॉलेज जो थी उसको मैंने बदलाव कर दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लिया। अब डियर यहाँ पे एक चीज और मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिखी आपको दिख रही होगी, और ये डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। डियर बालक जब पैदा होता है ना, तो इन प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। कौन सी सकिंग, सक करना, जैसे बच्चा है दूध पीता है तो उसको बताया नहीं जाता ना कि दूध कैसे पीना है, लेकिन उसके अंदर क्या है, पैदाइशी वो चीज होती है। तो सकिंग, लुकिंग, लाइक क्लैपिंग करते उसी साइड देखने लग जाता है, तो वो उसका बाय बर्थ है। ग्रैपिंग, आप उसको कुछ भी दोगे तो भाग के ऐसे पकड़ेगा, तो वो पकड़ना। और रीचिंग, आप उसको ऐसे उठाने की कोशिश करोगे तो वो पहले ही ऐसे करने लगेगा। ये समझाया नहीं जाता, ये बच्चे को जन्मजात मिलता है, ऊपर वाले की देन है। ठीक है, ये पूछा गया था डीएसएसबी में।
अब देखो जो टर्म है प्याजे ने जो दूसरी टर्म यूज की है डियर, पहली तो हमने देख ली, ठीक है। यहां पर सेकंड आती है स्कीमा। स्कीमा बोलो इसको। स्कीमा क्या होता है? अब जो आपका अवधारणा थी, अब तक आपने जो मेंटल स्ट्रक्चर तैयार कर रखा था, उसके आधार पर आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, वो हमारा स्कीमा है, ठीक है। बस सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मेरी फ्रेंड ने बोला था वो लड़की बहुत बुरी है, उस आधार पर पहले मेरी फ्रेंड नहीं बनी थी वो, लेकिन मेरे अंदर नेगेटिविटी भर गई थी उसके प्रति, तो मैं उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी फ्रेंड ने बताया ये बुरी लड़की है। डियर, उस सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव कर रही हूं वो मेरा स्कीमा है, ठीक है। द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर, मेरे दिमाग में था वो नेगेटिव है तो मैं वो बेकार है तो मैं वैसा ही ट्रीट कर रही हूं, तो ये स्कीमा कहलाएगा। द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। दिस इज ऑल्सो चेंजेबल, इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फिर मैं फ्रेंड बनी उसकी तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ मैंने गलत था और ये बहुत अच्छी लड़की है, तो मेरा सब कुछ चेंज हो गया, स्कीमा चेंज हो गया, मेरा बिहेवियर चेंज होगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर को चेंज कर लेना स्कीमा है, ठीक है। ऑल समटाइम इट कंसीडर एज मेंटल स्ट्रक्चर। कई बार आप स्कीमा और मेंटल स्ट्रक्चर को सेम चीज भी बोल सकते हो कि भाई मेरा उसके प्रति नेगेटिव इमेज थी, मतलब उसका मेरे प्रति नेगेटिव इमेज थी, लेकिन मैंने उससे बात करी तो वो क्या है अच्छी लड़की निकली, तो यहां पर चेंज कर लिया। तो स्कीमा और यहां पर क्या है मेंटल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सेम चीज है, बस यहां दो टर्म्स है जिसका यहां पर प्याजे ने अपनी थ्योरी में इस्तेमाल किया। इसके बाद देखो अब आगे चीजें देखते हैं। वे ऑफ बिहेवियर थ्रू विच वी अडॉप्ट द सिचुएशन इज कॉल्ड स्कीमा। बस वही चीज है जो आपका नेचर, आपके क्या बिहेवियर अडॉप्ट कर रखा है, उस बिहाव पे आप जो ट्रीट कर रहे हो वो आपका स्कीमा है। इसके बाद जो तीसरी टर्म हमारे प्याजे साहब ने इस्तेमाल की है डियर, वो है एसिमिलेशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में, दोनों को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यहाँ पर हम समझेंगे, फॉर एग्जांपल बच्चे के दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर है किसी भी चीज को लेकर, लाइक उसको पता है डॉग है, डॉग को उसने देखा, हाँ भाई डॉग देख लिया, बच्चे उसके पेरेंट्स ने या टीचर ने बता दिया डॉग है, उसने एनालाइज किया पूरा कि हाँ इसके 4 पैर है, एक टेल है, तो ये डॉग है। अब एसिमिलेशन में क्या है, बच्चा यहाँ पर एक कैट सामने आ गई, तो बच्चे को नहीं पता डॉग और कैट में क्या फर्क है, उसने उस कैट को देखा और झट से कहा डॉग डॉग। इसका मतलब बच्चे क्या है अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर यहां पर बच्चे ने क्या है अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके यहां पर उस कैट को डॉग बोल दिया, उसको नहीं पता डॉग और कैट में डिफरेंस है। तो एसिमिलेशन बस यही है कि यहां पर क्या है, when the individual adopt new knowledge according to mental structure, this is called assimilation। अब बच्चे ने यहां पर प्रीवियस नॉलेज जो थी डॉग की उसको कहां अप्लाई कर दिया, कैट के अंदर। तो बस यही है, जब इंडिविजुअल क्या करता है अडॉप्ट करता है एक न्यू नॉलेज अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर के आधार पर एक नई नॉलेज की, कैट को देखा नई चीज आई सामने और डॉग बोल दिया, तो इस्तेमाल किया ना मेंटल स्ट्रक्चर को, तो इसको कहा जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल जो आपको सामने दिख रहा है वो ये है कि काइट और नाइफ। काइट और नाइफ ये है कि टीचर ने बच्चे को स्पेलिंग समझाई, बेटा KITE होता है काइट मतलब काइट, और अगले दिन बच्चे को समझा रही है टीचर, नाइफ बता रही है KNIFE। यहां पर बच्चे ने पढ़ा KNIFE, तो ये क्या हो गया कनाइफ हो गया, क्योंकि टीचर ने तो KITE काइट बताया था, तो KNIFE कनाइफ हो गया। तो यहां पर उसने क्या किया, अपना जो मेंटल स्ट्रक्चर था उसका इस्तेमाल करा, चाहे वो गलत क्या है लेकिन मेंटल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर दिया कि नई सिचुएशन में, वो होता है एसिमिलेशन। अब तक कुछ सुधार नहीं किया है लेकिन इस्तेमाल करा, चाहे वो गलत फॉर्म में किया है, एसिमिलेशन। अब बात आती है एकोमोडेशन की। डियर, एकोमोडेशन में जब उसमें सुधार कर दिया जाए ना, लाइक बच्चे ने बोला था कैट को देख के डॉग, अब इस एकोमोडेशन के अंदर टीचर आएगी और कहेगी बेटा ये कैट है डॉग नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, यहां पर उसकी गलती को सुधार दिया गया है। इसमें एग्जांपल देखो, टीचर बता रही है बेटा ये काइट है और ये नाइफ है और के साइलेंट है, यहां पर उसकी दुविधा को दूर कर दिया गया है, गलती को सुधार दिया गया है। जब ऐसा कुछ कर दिया जाता है तो वो अकोमोडेशन कहलाता है बच्चे। व्हेन द इंडिविजुअल चेंज द मेंटल स्ट्रक्चर, अब उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया कि मैम ने जो नई चीज बताई उसको अडॉप्ट कर लिया। ड्यूरिंग अडॉप्टिंग न्यू नॉलेज इंडिविजुअल ऐड समथिंग और डिलीट समथिंग, या तो कुछ ऐड कर रहा है कि मैंने गलती किया मैम ने बताया तो ऐड करो, और गलत चीज को डिलीट कर रहा है, तो यहां पर क्या है, इसको बोला जाता है अकोमोडेशन। अपने मेंटल स्ट्रक्चर में कुछ ऐड ऑन करना या डिलीट करना, और यहां पर अकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। बस यही चीज है। इसके बाद जो अगली टर्म जो प्याजे ने यूज किया डियर, वो क्या है, इक्विब्रेशन बोल सकते हो। इक्वल लेके आना, सबसे पहले आप बच्चा क्या है, बच्चे को गलत नॉलेज है, उसने डॉग को कैट कह दिया और टीचर ने अब तक बताया नहीं है, तो सब कुछ यहां पर क्या है, मतलब एकदम से कंफ्यूजन हो गया बच्चे को कि डॉग कैट सब उसको डिफरेंशिएट नहीं पता है। लेकिन यहां पर क्या है, एट द प्रेजेंट ऑफ न्यू सिचुएशन बिफोर द इंडिविजुअल, जब बच्चे के सामने क्या है एक नई सिचुएशन आती है, तो बच्चा क्या करता है, जो बच्चे की जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है ना वो इंबैलेंस हो जाता है। हमने देखा कैट नई चीज सामने आई, बच्चे को ज्ञान था डॉग का, तो सब कुछ इंबैलेंस हो गया एकदम से। लेकिन क्या है, फॉर अवॉइडिंग दैट इंबैलेंस, इन सभी चीज इंबैलेंस को हटाने के लिए इंडिविजुअल या तो एसिमिलेट करेगा या अकोमोडेट करेगा, और फिर जब वो दोनों में से एक चीज कर लेगा तो सिचुएशन पूरी इक्वल हो जाएगी, जिसको यहां पर टर्म प्याजे ने इक्विब्रेशन बोला है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल भाषा में एग्जांपल के थ्रू हमने इसको समझा है। आफ्टर डूइंग दिस इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो बिकम बैलेंस हो जाएगा, और इस बैलेंस सिचुएशन को ही इक्विब्रेशन कहा जाता है, जिसमें सब कुछ इक्वल हो जाता है। बहुत सिंपल समझा है। इसके बाद डियर देखेंगे, अब हम देखते हैं पियाजे के द्वारा दी गई स्टेजेस, और स्टेजेस में क्या क्या विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर डीएसएसबी में रिसेंट में पेपर हो रहे हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पियाजे और हमारा सीटेट हो, यूपीटेट हो, भर भर के क्वेश्चन आएंगे डियर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये उनका, मिस बिल्कुल मत करना। अब आता है हम स्टेजेस है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की स्टेजेस, 4 स्टेजेस बताई है। सबसे पहली कौन सी आती है, सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा है, जिसको 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल इन्फेंसी पीरियड से शुरू होता है। इसके अंदर बच्चे का क्या क्या विकास होता है, संज्ञानात्मक, दिमाग, मस्तिष्क का, सोच का कितना विकास होता है, उस पर बात हो रही है, और कोई विकास की बात नहीं हो रही कि फिजिकली नहीं, सिर्फ मेंटली। पहला आता है देखो, सेंसरी मोटर है, बच्चा छोटा है बिल्कुल। चिल्ड्रन ओनली थिंक अबाउट देयर सेंसिएशन, व्हाट हैड टू सी, टच और हियर। इतना छोटा बच्चा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, वही चीजों को सोच सकता है जिसको देख रहा है, टच कर रहा है, सुन रहा है, बस, और कुछ भी नहीं इसके अंदर बच्चे का डेवलप होता है। लाइक छोटा बच्चा, उसके अंदर ऐसे ऐसे करो तो वो देखने लग जाता है, उसको पकड़ो, टच करो, हियर, मतलब बस सुन रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ऐसे बिल्कुल सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, इतना छोटा है वो बच्चा। इसके बाद देखो, चिल्ड्रन हैव मच मोटर एक्टिविटीज। इस एज में बच्चे की क्या है, मोटर एक्टिविटीज ज्यादा होती है उसके बिहेवियर के अंदर। इसके बाद देखो, चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। जैसे जैसे बच्चा 2 साल तक की पूरी ओवरऑल बात हो रही है, बच्चे के आगे आप मतलब आप कोई भी लाइक क्लैपिंग करोगे तो वो इमिटेशन ज्यादा करता है। इस एज में बच्चा वही चीज करने लग जाता है, उसके आगे मम्मा मम्मा बोलोगे तो एक टाइम के बाद वो मम्मा मम्मा रिपीट करने लगेगा। इस एज में 0 से 2 साल तक की एज में बच्चे के अंदर क्या है, नकल करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है, चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, कॉपी या नकल करना ज्यादा करता है बच्चा। इसके बाद क्या है, चिल्ड्रन नेचुरल रिस्पॉन्स, जैसे ग्रैपिंग, वॉचिंग, अप्रोचिंग, सॉल्विंग, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर एफर्टलेसली होती रहती है। ये बच्चा बाय बर्थ कोई सिखाया नहीं जाता है, बच्चा जन्म से ये चीज लेके आता है। और 0 से 2 साल तक की बच्चे की बात हो रही है तो डियर वो क्या, नेचुरल रिस्पॉन्स करता है। जैसे चीज पकड़ाओगे तो भाग के टाइट पकड़ लेता है। दूध पिलाना, सकिंग करना, उसको सिखाया नहीं जाता, उसको नेचुरली आता है। चीजों को क्या है, देखना, आप कहीं भी ऐसे ऐसे करोगे तो वो देखने लग जाएगा। डियर ये एफर्टलेसली बच्चा करता है, ये बच्चे का इतना विकास हो जाता है 0 से 2 साल तक का। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात। ऑब्जेक्ट परमानेंसी लाइक बच्चे के सामने है, उसको हटा दिया जाए तो बच्चे को पता ही नहीं है, आंखों से दूर हटा तो वो गायब हो गया। ठीक है डियर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी कौन सी स्टेज में आता है, तो ये सेंसरी मोटर के अंदर आता है। एक चीज याद रखना यहां पर, पहले तो ये देख लो, चिल्ड्रन हैव द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी। इसमें बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज हो जाती है। ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, इट नेवर लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, आइदर वी सी इट और नॉट। यहां पर डियर एक चीज याद करना, हमेशा याद कर लो कि 0 से लेकर 8 महीने तक, ये टोटल हमारा 0 से 2 साल की बात हो रही है, लेकिन 0 से लेकर 8 महीने तक बच्चे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंसी की डेवलपमेंट नहीं होता है। उसकी आंखों के आगे से हटाया मतलब गायब, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे 8 महीने के बाद आप वो देखोगे तो उसके सामने आप कुछ चीज दिखाओगे और उसको हटा लोगे तो उसको पता है वो चीज एग्जिस्ट करती है, गायब नहीं हुई है। वो बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो जाता है, लेकिन 8 महीने के पश्चात, 8 महीने से पहले नहीं होता है, ये याद रख लेना। डीएसएसबी में रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ यहां लिखा भी है देखो, टिल 8 मंथ चिल्ड्रन हैव नो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी, इट मींस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे ही आंखों के आगे से गया तो मतलब वो बिल्कुल गायब हो गया, बच्चे के अंदर कोई भी विकास नहीं होता 8 महीने तक ऑब्जेक्ट परमानेंसी का। आफ्टर 8 मंथ चिल्ड्रन एक्वायर द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी, 8 महीने के बाद बच्चे का विकास होता है। डियर ये हमारा सेंसरी मोटर स्टेज था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हर स्टेज में बच्चे का कितना विकास होता है डिटेल में याद करके जाओ इस चीज को। अगला सेकंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, जिसके अंदर 2 से लेकर 7 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। अब इसको भी पियाजे ने 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला आता है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जिसमें क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होने से पहले की स्टेज है, जिसको 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे की होती है। डियर अपनी फैमिली में, पड़ोस में कोई भी इतने साल तक का बच्चा हो उसको अज्यूम कर लो, तब समझने में ज्यादा इजी होता है। तो 2 से लेकर 4 साल तक का बच्चे के अंदर क्या है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बोली जाती है। पार्ट किसका, प्री ऑपरेशनल का है। इसमें बच्चे का क्या विकास होता है डियर, देखो यहां पर इन दिस स्टेज चिल्ड्रंस आस्क मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है बच्चा, लाइक मम्मा कहां गए थे, मेरे लिए क्या लेके आए, मेरे लिए क्यों नहीं लेके, मुझे क्यों नहीं लेके गए, हाँ ऐसे टाइप वाले बहुत क्वेश्चन करता है वो। तो क्यूरियस बाय नेचर होता है 2 से लेकर 4 साल तक का बच्चा। दे आस्क व्हाट, हु, वेयर, लाइक क्वेश्चंस कि कहां गए थे, क्यों, क्या लेके आए हो, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस। इसके बाद है इन दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव टेंडेंसी ऑफ इगोसेंट्रिक बिहेवियर। बच्चे के अंदर इगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है, हर चीज में मैं, मुझे क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं, मेरा कहां है, मेरे लिए लाओ, ऐसा हर चीज में अपने बारे में सोचना है। और वो सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूं पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है। डियर अभी बच्चे के अंदर इतना विकास नहीं हुआ है कि वो बहुत सीरियस चीजों को सोच पाए। वो बस यहां पर क्या अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहता है और सोचता है कि सभी मेरी तरह सोचते हैं, तो इसको बोला जाता है इगोसेंट्रिक बिहेवियर।
बिहेवियर। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इगोसेंट्रिक किसका पार्ट है, डियर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इगोसेंट्रिक द चाइल्ड थिंक द होल वर्ल्ड थिंक जस्ट लाइक हिम और हर। ओके, इसके बाद देखो चिल्ड्रन हैव द फीलिंग ऑफ एनिमेशन, बच्चे के अंदर एनिमेशन की फीलिंग होती है, जैसे वो क्या अपने खिलौने गुड्डा गुड्डी होते हैं उनको रियल मान लेता है कि ये क्या है, मेरी सिस्टर है, इसको साथ में खिला रहा हूं सुला रहा हूं, ये सारी चीजें बच्चा क्या है नकली मतलब खिलौनों को भी असली मानता है और खेलता है। कंसीडर नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग, बस ये है, बच्चा भी इतना डेवलप नहीं है कि ये भाई नॉन लिविंग है, ये तो गुड्डा है, ये कुछ नहीं। इसके बाद क्या है, बच्चे के अंदर क्या है, हैव द टेंडेंसी ऑफ सिंबॉलिक नॉलेज, बच्चा यहाँ पर सिंबल्स की नॉलेज डेवलप हो जाती है, शब्द बोलना वो सीख जाता है। चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी ऑफ रियलिज्म, यहाँ पर रियलिज्म की भी बच्चे के अंदर प्रवृत्ति आ जाती है धीरे धीरे एंड तक। इसके बाद देखो डियर, अब आती है हमारी सेकेंड स्टेज जिसको हम 4 से लेके, हाँ एक ऊपर रह गया एक और चीज क्या है, कंसीडर करता है बच्चा इमेजिनेशन एंड ड्रीम एज रियल फैक्ट, मतलब रियलिज्म जो हमने देखा था उसका मतलब है जो सोच रहा है उस चीज को वो सोचता है कि ये रियल में होती है। ठीक है, बस वही था। देन हमने देखा था प्री ऑपरेशनल को इन्होंने 2 हिस्से में बांट दिया था। अब हम देखेंगे 2 से 4 तक तो देख लिया एज, अब 4 से लेकर 7 साल तक की एज के बच्चे के बारे में देखेंगे कि कितना बच्चे का विकास होता है, और इसको बोला जाता है इनिटिव स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में बहुत ऑपरेशन होता है डियर, चिल्ड्रन के अंदर क्या है, एक से ज्यादा प्रकार से उत्तर देने की प्रवृत्ति अभी नहीं होती है। लाइक आपने पूछा व्हाट इज नाउन, तो वो डिफरेंट तरीके से नहीं समझा पाएगा, जो एक लाइन आपने बता दी उसी को रट कर वो जवाब दे सकता है, ज्यादा प्रकार से डेफिनेशन किसी चीज की वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज का नहीं बता पाएगा। तो चाइल्ड टेक केयर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग आंसरिंग, नहीं कर पाता है डियर, इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। देखो यहां लिखा भी है इन दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, कि इसके बारे में पहला ये देख लिया हमने। ठीक है, बच्चा डेफिनेशन एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक बता ही नहीं पाता है। अब इसके बाद आता है सेकंड चीज, बच्चे के अंदर इस एज में रिवर्सिबिलिटी की भी नॉलेज नहीं होती है। बच्चा क्या है, एक चीज को यहां पर क्या है कर लेता है, लाइक बच्चे को गेट खोलना आ गया है, गेट खोल के वो बाहर निकल जाएगा, बट अभी गेट बंद करना नहीं आता है उसको। तो एक चीज क्या है यहां पर रिवर्सिबिलिटी दोनों तरफ से करने वाली चीज के बारे में, बच्चा छत पे स्टेयर्स पे चढ़ जाता है बट अभी बच्चे के अंदर वो प्रवृत्ति नहीं है कि वो उतर पाए। ठीक है, तो बस यही है, व्हेन द चाइल्ड टेक अ रिवर्स ओवर प्रीवियस थॉट और एन एक्टिविटीज। देयर यहां पर क्या है, कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं कर पाए, वो चीज को कंप्लीट ना कर पाए, बच्चा एक साइड का कर पाए एक साइड का नहीं कर पाए, तो रिवर्सिबिलिटी होता है, वो बच्चे के अंदर अभी कोई नॉलेज नहीं होती है। आगे देखेंगे कब, देयर यहां पर आता है थर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बच्चे को अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कोई ज्ञान नहीं है। अब यहां पर बच्चे को क्या है, क्वांटिटी मैटर नहीं, लाइक एक एग्जांपल से एक बच्चे को क्या है कोल्ड ड्रिंक देनी थी और एक भीड़ा ग्लास लंबा ले लिया और एक चौड़ा ले लिया, दोनों में सेम अमाउंट का कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब बच्चे से पूछेंगे ना कौन सा लेना है, तो डियर उसको ये नहीं पता, अमाउंट सेम है, उसको कोई नॉलेज नहीं है कंजर्वेशन का, लेकिन उसने देखा कि हाँ ये भीड़ा ग्लास है, इसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, मैं तो मम्मा ये लूंगा। तो इस टाइप से क्या होगा, तो इसका मतलब बच्चे को क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। तो बस यही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर डज नॉट चेंज आइदर इट कट इन स्मॉल पीसेस और शेप, उसको कोई नॉलेज नहीं है कि आप बड़े को छोटे में पीस कर दोगे तो भी ये बराबर है, ऐसा नहीं, उसको जो बस दिखने में ज्यादा लग रहा है वो वही लेगा, क्योंकि बच्चे में अभी इतना विकास हुआ ही नहीं है। इसके बाद देखो डियर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है हमारी 7 से लेकर 11 साल तक की, जिसके अंदर आपको चीजें दिखाकर बच्चे को समझाना पड़ता है, अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि आप बोलो और वो समझ जाए। इस स्टेज में चिल्ड्रन स्टार्ट करता है कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग, लाइक आप उसको ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाहते हो तो आपको उसकी तस्वीर दिखानी पड़ेगी, वरना बच्चा समझ ही नहीं पाएगा क्या होता है। इसके बाद आता है इन दिस स्टेज चिल्ड्रन क्या है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कई बार पूछा जाता है लॉजिकल कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल का पार्ट है, लेकिन हायर यहां पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगा तो वो फॉर्मल का होगा। देन यहां पर आता है चाइल्ड स्टार्ट लॉजिकल थिंकिंग, ये लाइन 2 बिल्कुल पूछा जाता है, सीटेट हो, डीएसएसबी हो, यूपी टेट हो, सब में पूछा जाता है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन हैज द टेंडेंसी ऑफ डिसेंट्रलेशन। डियर कंक्रीट ऑपरेशन के अंदर हमारी सारी की सारी जो ऊपर हमने देखा रिवर्सिबिलिटी के बारे में या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में जो नॉलेज नहीं थी ना, इस स्टेज में आते बच्चे को उन सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो जाती है। जैसे यहां लिखा है, आपको दिख रहा है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी ऑफ नॉलेज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, चिल्ड्रन हैव द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सारी चीजों की नॉलेज आ जाती है बच्चे के अंदर, इतना विकास हो गया है किसमें, कंक्रीट ऑपरेशनल में। चिल्ड्रन हैव द नॉलेज ऑफ पार्ट एंड होल, छोटे छोटे पार्ट को होल सारी चीजों को समझ सकते हैं। चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंस, क्लासिफाई करना कौन ज्यादा है कौन कम है, सीक्वेंस में लगाना, उनको सब कुछ डेवलप हो जाता है बच्चे का। चिल्ड्रन हैव द नॉलेज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग भी उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। बच्चे का विकास ओवरऑल इतना हो गया है, अब रह गया है तो 11 से लेकर 15 साल तक की हायर लेवल के बिल्कुल बच्चे का विकास जो संज्ञानात्मक है वो डियर फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 से 15 साल होता है, सोचो 11 से लेकर 15 साल तक बच्चे का कितना विकास हो गया, कितना बड़ा हो चुका है बच्चा। तो इस स्टेज में बच्चे क्या है, स्टूडेंट स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग, कि चीजों को दिखाने की नीड नहीं पड़ती है। आपने बोला ताजमहल, उसने दिमाग में छाप लिया कि अच्छा इमेज बन गई कि अच्छा वो है ताजमहल, मैम उसके बारे में बता रही है।
ठीक है। अब बच्चा इतना विकास हो गया है, इतना हाई लेवल कि बच्चा क्या है, जस्टिस के बारे में, फ्रीडम, आजादी चाहता है, ऑनेस्टी के बारे में सोचता है, सोल भाई आत्मा के बारे में कि ये बहुत अच्छा है, ये बुरा है, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों के बारे में जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग है, वो सारी डेवलप हो जाती है। इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या है आंसर करने लग जाता है पॉसिबल अलोंग विद रियलिटी की रियलिटी में क्या है, सारी चीजें, मतलब कि उस बच्चा इतना विकास है कि उसके लिए जो मतलब उसके लिए जो ऑनेस्ट है, फ्रीडम है, जस्टिस है, न्याय करना है, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज की नॉलेज हो जाती है। आपके पेरेंट्स हो सामने या कोई भी हो, गलत है मींस गलत है, ये बच्चा इतना विकास हो जाता है। ठीक है, उसके लिए सब कुछ यहीं पे। और यहाँ पे चिल्ड्रन हैव द कैपेसिटी क्रिटिसाइज इटसेल्फ, अपनी खुद की कमियों के ऊपर भी जिक्र वो करना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो चीजों को एक्सेप्ट करना भी आ जाता है उसको। चिल्ड्रन स्टार्ट एनालाइजिंग प्रीवियस थॉट एंड एक्टिविटीज, पहले जो थॉट थे उसको एनालाइज करना, प्रीवियस एक्टिविटीज को एनालाइज करना भी बच्चा शुरू कर देता है। देखिए बच्चा इतना विकास हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अब नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू थिंक मोर देन वन सिचुएशन एट अ टाइम, एक ही समय पर अलग अलग एक ही सिचुएशन का अलग अलग तरीके से बच्चा सोचने लग जाता है। चिल्ड्रन स्टार्ट ट्रांसफरिंग द नॉलेज, अपने नॉलेज को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। चिल्ड्रन हैव द मास्टर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा इतना विकास हो जाता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करने में वो मास्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरीज थी जिसके अंदर हमने डिटेल में समझा कि कौन कौन से स्टेजेस से कौन कौन से टर्म्स यूज करते, कौन सी स्टेज में कितना विकास हुआ था बच्चे का। डियर अब पूरी थ्योरीज के अंदर क्या है, जीन पियाजे ने क्या बोला है डियर, वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे क्या है, बच्चा है एंटर करता है एक स्टेज से अनदर अलग स्टेज में, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में स्लोली करता है, सडनली नहीं आता है कि पहले यहां से फर्स्ट से सीधा थर्ड पे, ऐसा नहीं, स्लोली एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है। ये जीन पियाजे ने कहा था पूरी थ्योरी के आधार पर। इसके बाद उन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन विल एंटर इन फोर्थ स्टेज इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है बच्चा फॉर्मल स्टेज तक बिल्कुल कि फ्रीडम, वैल्यू, इन सारी चीजों के बारे में सोचे, इतना विकास हो, जरूरी नहीं है बच्चा फोर्थ स्टेज तक आए भी, वो कंक्रीट ऑपरेशनल तक भी रह सकता है। ये पियाजे साहब ने बोला था। इसके बाद जीन पियाजे ने क्या कहा था, जीन पियाजे ने कहा था कि जो चाइल्ड है वो क्या है, हमारे जो जीन पियाजे सर थे वो क्या थे, वो हमारे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के फेवर में थे। डियर वाइगोत्स्की हो, पियाजे हो, सारे के सारे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बहुत फेवर में थे। तो यही कहा गया कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, डेवलपमेंट, एज, इट मीन्स जीन पियाजे सपोर्ट द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। बिल्कुल बहुत ही यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा है कि जो जीन पियाजे हैं वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को फेवर करते थे, वाइगोत्स्की भी करते थे, सभी करते थे। और इन्होंने कहा था कि बच्चे को एजुकेट करना है तो उनके डेवलपमेंट, उनकी एबिलिटी के हिसाब से करो, किस एज में है, कितना उनका दिमाग का विकास हुआ है, उस आधार पर उन्हें एजुकेट करो। क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बहुत जरूरी है, बच्चे को सेंटर में रखकर ही सारी चीजों को करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी पूरी थ्योरी में कही गई है। देन यहाँ पर हमारी थ्योरी खत्म होती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी को समझेंगे जिसके अंदर हमारे ब्रूनर की समझेंगे, फिर हमारे वाइगोत्स्की की थ्योरी को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझा। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू हम रात वाली लाइव में करेंगे, जो आज तक सीटेट, यूपीटेट और डीएसएसबी सभी में आए होंगे। इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रात वाली लाइव में हो जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत यूजफुल रही होगी और बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। ठीक है, तो अपनी इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे और समझते रहेंगे जब तक यूपी का एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक सीटेट नहीं हो जाता है, पूरा सिलेबस इसी तरीके से समझा करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।